सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। चौकीदार चोर है के बयान पर मांगा जवाब। 22 अप्रैल तक देना होगा जवाब। जयाप्रदा का आजम खान पर पलटवार। कहा आजम खान का स्तर गिरा, वो सुधरने वाला नहीं। आजम खान को महिला आयोग ने भेजा नोटिस। मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत का विवादित बयान। कहा भाड़ में गया कानून, आचार संहिता को हम देख लेंगे। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 5 घायल। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम दो के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। और दो के पंच में आज लेकर हाजिर हैं हम 5 अब तक की बड़ी खबरें, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको तमाम ग्राउंड जीरो की खबरें देने की कोशिश करेंगे। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें ईवीएम एक बार फिर चर्चा में है। पहले चरण के मतदान के बाद ईवीएम को लेकर शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बताएंगे आपको जो बदजुबानी है वो कहीं ना कहीं इस कदर बढ़ गई है कि अब कायदे आजम और बदजुबाने आजम तक देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और चौकीदार चोर है के मामले में शायद अब राहुल गांधी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा हम बताएंगे आपको एक और विवादित बयान सामने आया है। संजय राउत हैं, शिवसेना के नेता हैं, वो कह रहे हैं भाड़ में जाए कानून और भाड़ में जाए इलेक्शन कमीशन, हम देख लेंगे। इसके अलावा हम आपको एक और खबर बताएंगे। राम मंदिर के मामले में मुलायम सिंह यादव को और नरसिम्हा राव को हीरो बताया है, यानी उनका अप्रिसिएशन हुआ है। क्यों हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पहले चरण के मतदान के बाद कुछ लोगों को लगने लगा है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई थी। 3 राज्यों के नतीजों के बाद ईवीएम में गड़बड़ होनी बंद हुई थी, लेकिन पहले चरण के बाद अब चंद्रबाबू नायडू और कई लोग शिकायत करने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की तो अभिषेक मनु सिंघवी ने तो बाकायदा संडे में यह कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी चंद्रबाबू नायडू 150 के करीब बूथों पर दोबारा से चुनाव करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में कानून के जानकार और पक्ष विपक्ष, जरा सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो ईवीएम ठीक था, अब हार स्वीकार ली है और इनको दिख रहा है कि फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है केवल बढ़त ही नहीं मिलनी बल्कि पहले से भी अधिक स्वीप करके भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का काम है वो बीजेपी को अधिक संख्या में लेकर आ रहा है। तो यही कहना चाहूंगी कि हाथ ना अंगूर खट्टे, तो अभी से कांग्रेस जो है मातम के दौर से गुजर रही है। और तेलुगुदेशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू जी बड़े मार्जिन से आंध्र में असेंबली और लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो दिल्ली में आकर के झूठ फैलाकर किसी न किसी बहाने अपने हार के लिए ढूंढ रहे हैं। और उनकी हार का ठीकरा वो इलेक्शन कमीशन पर और ईवीएम पर फोड़ने की नाटक कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि 150 के करीब बूथ जो हैं उस पर दोबारा मतदान होना चाहिए और उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन इशारे पर काम कर रहा है भाजपा सरकार की, और खास तौर से उनका कहना है। लेकिन ये वही विपक्ष है जो 3 राज्यों के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं खामोश था, क्योंकि वो उनके फेवर में आया था। और अब अगर बात करें तो बीजेपी को भी मौका मिल गया। वो कह रहे हैं कि हार सामने आने लगी है तो ईवीएम का सहारा लिया जाने लगा। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, निशांत से पूछते हैं। निशांत राय, विपक्ष को ईवीएम के सहारे की जरूरत पड़ गई है, उसकी शरण में जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? निशांत राय से हमारा संपर्क हो रहा है। देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद से ही विपक्ष का घेराव शुरू हो चुका है ईवीएम को लेकर एक बार, और ईवीएम के बहाने पहले चुनाव आयोग और फिर केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल बिल्कुल
निशांत राय से हमारा संपर्क हो रहा है, बीच में शायद कुछ डिले है आवाज। निशांत राय से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से विपक्ष को पहले चरण के मतदान के बाद लगने लगा है कि ईवीएम में गड़बड़ है, यानी जिस तरह से कहा जाता है दोबारा से ईवीएम को वो सहारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निशांत, कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल हलकों में कहा जा रहा है कि हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पहले से पहले ही एक बैकग्राउंड बनाने की बात तो नहीं है? हम आपको बता रहे थे कि पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, खासतौर से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को लगने लगा है कि वहां पर कुछ गड़बड़ हुई और उन्होंने कहा है कि शिकायत हमने की है और चुनाव आयोग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा उनका आरोप है। और विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह हार स्वीकार करने जैसा है, हार दिखने लगी है तो वो फिर एक बार ईवीएम की शरण में जाने लगे हैं। निशांत राय से संपर्क करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने नजरिए से इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। इसी ईवीएम के मामले पर निशांत राय से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, इतने खालिद हसन से हम जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं। ईवीएम शरणम गच्छामी, खालिद हसन, हमको लगता है कि विपक्ष पहले से पहले ही पेशबंदी करने लगा है क्या? लेकिन बीजेपी जिस तरह कह रही है कि हार दिख रही है, विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है कि पहले से पहले तैयारी कर लें। देखिए, विपक्ष इस बार किसी भी तरीके से जो सत्ता पक्ष है उसको माइलेज नहीं ले देना चाहता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पहले चरण के चुनाव के बाद से कई सवाल उठा गए। कल मैंने पीसी सुन रहा था, जो विपक्ष के नेता हैं, उनमें कहा जा रहा था कि जो 3 सेकंड तक वीवीपैट जो 7 सेकंड दिखना चाहिए, वो पर्ची 3 सेकंड ही दिख पा रहा है। और बहुत से ऐसे जगह पे है जहां पे कि वोट किसी और को डाला जा रहा है और किसी और को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से तो जो मोदी का माहौल है, आप अभी कुछ देर पहले फुल प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। खालिद सर, हमारे साथ निशांत राय जुड़ गए, आप भी बने रहिएगा। निशांत, अगर देखा जाए विपक्ष पहले से पहले तैयारी कर रहा है, वो कह रहे हैं 7 सेकंड जो है दिखनी चाहिए, लेकिन वहां 3 सेकंड दिख रही है। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि वोट किसी को डालते हैं, दिखती किसी के नाम है। ये किस तरह से आप देखते हैं? क्या चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल है या विपक्ष के जो सवाल हैं वो पहले से पहले तैयारी के तौर पर देखे जा सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो ईवीएम को दिखाने के बाद माफ कीजिएगा, वीवीपैट की पर्ची को 3 सेकंड से बढ़ाकर 7 सेकंड दिखाने की बात चल रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर एकजुट है। विपक्ष का कहना है कि 3 सेकंड में कोई भी नहीं देख पाता है कि आखिर वोट किसको गई है। एक थोड़ा समय चाहिए होता है क्योंकि लोग इतनी तेजी से पढ़ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वोट किसी को डाला जा रहा है, जा किसी के पास रहा है। अगर ऐसा वाकई में ही हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे, चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे। लेकिन चुनाव आयोग का अपना तर्क है, जब इसने ईवीएम को लेकर हैकाथॉन करने के लिए तमाम विपक्षी दलों को, तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया था, तब इन राजनीतिक दलों की ओर से लोग नहीं गए थे और ईवीएम को हैक करने की जो कोशिशें थी वो नहीं की गई थी। लगातार अगर भारत में बात की जाए तो 7 चुनाव आयुक्तों ने ये बात कही है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। और ऐसे में अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो इसका आधार होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के इसी तर्क से सहमत नजर आया था कि इस ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कही थी, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में 19 लाख वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, एक बार फिर जब विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट दलों की याचिका को स्वीकार करता है या याचिका को ही खारिज कर देगा। निशांत, एक सवाल यह बनता है, जिस तरह से विपक्ष ने ईवीएम को खास तौर से एक ऐसा टूल बना लिया है, जब उसको जरूरत होती है तो उठा लेता है और जब जरूरत नहीं होती है तो वो उठाता नहीं है। यानी चाहे और जगहों के मामले के देखें, दिल्ली में देखें, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, सवाल ईवीएम पर नहीं उठा।
पंजाब के अंदर नहीं उठा, 3 राज्यों के नतीजा है नहीं उठा। लेकिन हालांकि बीजेपी की तरफ से भी पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने बाकायदा ईवीएम को सवाल उठाए थे, उसके अलावा कई दलों ने उठाए थे। तो क्या ये एक ऐसा टूल है कि जब अपनी सहूलत हो या अपनी जरूरत हो तो इसको सवाल बना दिया जाए, नहीं तो ठंडे बस्ते में रखा जाए? बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से राजनीतिक दल ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने राजनीति के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे तौर पर वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक ऐसी संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसको लोकतंत्र में लोकतंत्र को मजबूती देने की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ईवीएम के खिलाफ बीजेपी की ओर से आवाज उठाई जा रही थी तो सितंबर में 2013 में नागालैंड में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था ताकि लोग ईवीएम को अब फुल प्रूफ माने। यानी अगर बात करें जगह जगह निशांत, अगर देखा जाए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये भी एक जिसे कहते हैं विशेषता है कि सवाल भी उठते हैं, जवाब भी आते हैं, लेकिन काम सुचारू रूप से चलता रहता है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता अपना काम कर रही है और मशीनरी अपना काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं विवादों की। अब विवादों का पैमाना इतना बढ़ गया है कि अब स्तर भी शायद बहुत ज्यादा गिर गया है। अगर बात करें आजम खान और जया प्रदा के बीच में जुबानी जंग की तो उसका स्तर अब बेहद जिसे कहना चाहिए गिर गया है। अगर बात करें पहले भाई बहन का रिश्ता था, फिर उसके बाद दुश्मन हुए, फिर उसके बाद हथियार उठे और अब बयान की इंतहा यह हो गई कि शायद हम तो उस बयान को दोहराने की काबिलियत नहीं रखते, हमारी जबान इस लायक नहीं है कि इतने घटिया बयान को हम दोहराए भी। आप सुन लें, फिर अपने हम संवाददाता से इस पर बात करेंगे ताबिश कमाल से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी राजनीति है। हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया, उसके शरीर से आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी, आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसका स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। तो इस पूरे मामले पर ताबिश कमाल से जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसलों को हल करने का कौन सा टूल है जो इस तरह की जबान दराजी हो रही है और एक दूसरे पर कम से कम स्तर को बेहद गिराकर बात की जा रही है। ताबिश, क्या कुछ मिलने वाला है जनता को वहां की? बिल्कुल, देखिए खालिद साहब, जिस तरह से लगातार हम रामपुर से इस तरह का बयान देख रहे हैं, हालांकि आज नेशनल वुमेन कमीशन की तरफ से आजम खान को नोटिस भेजा गया। नोटिस के बाद चुनाव आयोग से ये भी सिफारिश की गई है कि आजम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि महिलाओं का मान सम्मान क्या होता है। आजाद साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक 10 साल से समाजवादी पार्टी के लिए सेवा कर रही थी जयाप्रदा, तो जब तक वो उनकी बहन थी, जब तक वो उनका मान सम्मान की बात करते थे, उनकी इज्जत की बात करते थे, कहते थे कि महिलाओं का मान सम्मान पहले। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाती है तो वो शब्द हम नहीं बोलना चाहते जो आजम खान। लेकिन ताबिश, अगर बात करें, आजम खान पॉलिटिशियन है, लेकिन उन्होंने तो फिल्मी सितारों को भी मात कर दिया है। फिल्मी सितारों के रोल बदलते रहते हैं, कभी बहन बन जाती है, प्रेमिका बन गई, प्रेमी बन गए, भाई बन गए, पिता बन गए। मुझे लगता है आजम खान ने तो ये तमाम हदें पार कर दी है। समाजवादी पार्टी में थी तो बहन थी जयाप्रदा और अब उनके लिए ऐसे बयान, तो लगता है कि पॉलिटिशियन जो है उनसे भी आगे निकल गए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के बयान आएंगे तो ये दिखाई देगा कि जो फिल्मों पर हम नाटक देखते हैं, जो हम ड्रामा देखते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा राजनीतिक ड्रामा आज रामपुर की सियासत में देखने के लिए मिल रहा है। और इस राजनीतिक ड्रामे को लगातार बीजेपी
कैश करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ रामपुर पर असर नहीं डाला है, रामपुर के आसपास की तमाम जितनी भी लोकसभा सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर तमाम महिलाएं इसकी आलोचना कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार कैश करने की कोशिश करेगी। जो एक व्यक्ति महिला का सम्मान नहीं कर सकता उसके लिए क्या कहा जाए। हालांकि जय प्रदा के बेटे जगह जगह घूम करके चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं और उनसे जब उनसे पूछा भी गया, कई पत्रकारों से पूछा गया कि आपकी माता के लिए इस तरह के शब्द कहे गए हैं, तो वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। मेरे खुद सामने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कल थे और मैंने खुद उनसे बात कही। हालांकि वो नहीं कह रहे थे, लेकिन जब समर्थक थे तो उनके पीछे खड़े हुए ये कह रहे थे कि मामा कंस भी होता है, और वो बहन थी उनकी और मामा कंस भी होता है। तो दबे शब्दों में लेकिन ताबिश बहुत मन कर रहा है कि आज लोगों से पूछा जाए, भले ही कोई जीत जाए, हार जीत होती रहेगी, लेकिन इसमें हार तो कम से कम इंसानियत की है, शराफत की है, और अगर बात करें तो उन उसूलों की है जो कम से कम भारत के अंदर बहनों का सम्मान करती है, महिलाओं का सम्मान करती है। वहां तो कहीं ना कहीं वो तार तार हो रहे हैं रिश्ते। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारत एक ऐसा सांस्कृतिक प्रिय देश है, तो और ऐसे में एक बहन के लिए इस तरह के, और वो भी इस वजह से कि आप एक सीट का चुनाव जीतना चाहते हैं, आप एक राजनीतिक स्टेज से इस तरह की बात करते हैं क्योंकि आपको अपनी राजनीति कायम रखनी है, और आप भूल जाते हैं कि आपके सामने चुनाव लड़ रही है वो एक महिला भी है। उस पार्टी को उससे मत देखिए, आप ये देखिए ताबिश आप वहां पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। मैं जाते जाते आपसे शुक्रिया करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मौका लगे आजम खान से ये पूछ लेना, अगर इस शर्त पे आप जीत भी गए तो क्या आप इस जीत को वाकई में जीत मान पाएंगे, ये जो जिस कंडीशन पे वो जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं राफेल डील से चल कर निकले चौकीदार की, और फिर चौकीदार के आगे एक नाम लगा, फिर सभी लोग चौकीदार हो गए, लेकिन उत्साह के अंदर राहुल गांधी चौकीदार को लेकर इतना बोल गए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक की शायद अवमानना कर दी है, क्योंकि बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है और कंप्लेंट के बाद राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं बीजेपी के नेता जिन्होंने याचिका दायर की है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर तरुण शर्मा से इस पर जानकारी और भी लेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इस बात को देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, और वही हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अलग मैटर था जिसके अंदर ये कागज एडमिट हो सकते या नहीं, जो कि अटर्नी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये नहीं एडमिट हो सकते। उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया था कि नहीं चलो एडमिट करते हैं, देखते हैं, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। उस बात को घुमाते हुए इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो 30,000 करोड़ इसको दिया उसको दिया, इस तरीके की बातें, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये बातें नहीं कही हैं। तो जो झूठे बयान राहुल गांधी मीडिया के आगे और जनता के बीच में दे रहे हैं, वो बयान में अपने तरफ की बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करे, जो कि गैर कानूनी है, और इसीलिए कंटेम्प्ट डला था, कोर्ट की अवमानना का केस डला था। मैम ऐसा नहीं लगता है कि अभी फिलहाल रिव्यू पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और कांग्रेस पार्टी राफेल के मामले पर पहले ही जजमेंटल हो गई? देखिए, राफेल के मामले पर जजमेंटल हो गई एक विषय है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। राफेल एक विषय है और उसके ऊपर इनकी जिस तरीके की बेबुनियाद बातें चल रही हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था को घसीटना, ये सबसे बड़ी कोताही का काम इन्होंने किया है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज न केवल नोटिस इशू किया है बल्कि क्लैरिफाई भी किया है कि ये साथ जुड़ गए तरुण। 22 अप्रैल तक जवाब देना है राहुल गांधी को कि आखिर उन्होंने क्यों इस तरह से कहा, और खास तौर से जिस तरह से कहा जा रहा है कि कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से कोट करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है, तो परेशानी राहुल गांधी के लिए बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट से आजाद जी राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। आपको जिस तरह से जो है पुनर्विचार याचिका जो है जब दाखिल स्वीकार कर ली गई थी, उसके बाद से ही राहुल गांधी ने कई जगहों पर ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है चौकीदार चोर है, जिसको लेकर आज बीजेपी की जो नेता है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने शुक्रवार को एक मानहानि याचिका डाली थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आज जो है उस पर जो है सुनवाई करते हुए राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। यानी एक बड़ी कार्रवाई जो है राहुल गांधी पर हो सकती है अगर सूत्रों की माने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट को बीच में लाया और कोर्ट को ये स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए आज बड़ा झटका है, और अब पूरा का पूरा जो मामला है ये अब कांग्रेस जो है इस पर सफाई देती हुई कर रही है कि इस पर जो है राहुल गांधी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन देखना होगा कि अब राहुल गांधी क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं। आजाद जी, तरुण, एक हटके सवाल दिमाग में आ रहा है लोगों के भी और हमारे भी, कम से कम आ रहा है एज ए जर्नलिस्ट। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट या अदालतें जो हैं वो आम जनता को राहत देने के लिए, अगर देखा जाए लोगों की उम्मीदें हैं, लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि देश के लिए, जनता के लिए और समाज के लिए कोई ऐसा फैसला आए, कोई ऐसी चीज आए, कोई ऐसा इंसाफ या कोई ऐसा
बात आए जिसकी वजह से लोगों का भला हो। लेकिन पॉलिटिकल लोगों ने तो इन चीजों को अपने आप के लिए उलझा लिया है। आजम खान का बयान, राहुल गांधी का बयान, ये वो लोग हैं जो बेहद समझदार है, लेकिन इन लोगों की समझदारी ऐसी हो गई कि बड़ी संस्थाओं को इन्हीं के आगे पीछे या इन्हीं के मामले में ही नोटिस करने को रह गया। आम जनता, गरीब आदमी, और उनके लिए तो शायद टाइम ही नहीं बचेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसे ही चुनाव आए हैं तब से लगातार सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों पर लगातार जो है इस तरह की चीजें सामने देखने को मिल रही है। जिस तरह आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, उससे पहले साक्षी महाराज हो, योगी आदित्यनाथ हो, या तमाम ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं कि जो चुनाव के दौरान आजम खान का जिस तरह जिक्र किया, जिसके बयान की पूरे देश में जो है निंदा हो रही है, उस पर जो है एनसीडब्ल्यू नोटिस भेजती है। लेकिन तमाम पेचीदगियों के आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी? चुनाव बीत जाएगा, ढाक के 3 पात, फिर यही चीजें जहां तक मैं समझ पाया हूं कि चुनाव आयोग चाहे कितने ही नोटिस देता रहे, लेकिन तब भी नेताओं के जो है बिगड़ते बोल काबू होने का नाम नहीं ले रहे। जहां तक आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद जो है एक तरह से कहें तो सफाई देनी पड़ी, ये कहते हुए कि हमने इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है जिसे राहुल गांधी लगातार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जिस शर्मा, तरीके से राहुल गांधी नजर बनाए रखें और खासतौर से ये देखें कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, क्या होगी और कब होगी, ये बड़ा सवाल है। लोग भी जानना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये खबर भी कुछ इसी तरह की है। संजय राउत हैं, शिवसेना के बड़े नेता हैं, और उनके बयान है। बयान सुन लीजिए, हम तो नहीं दोहरा सकते, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। चुनाव का माहौल है और विक्रम भैया बार बार याद दिला करें कि आचार संहिता है, आचार संहिता है। तो मेरे मन में एक डर हमेशा रहता है आचार संहिता का। एक तो हम कानून विनून मानने वाले होंगे, और अब बार बार हमें याद दिला दे रही भाई कानून, आचार संहिता, कानून, आचार संहिता। तो हम ऐसे लोग हैं भाई, भाड़ में गया कानून, आचार संहिता भी हम देख लेंगे। जो बात हमारे मन में है, दिल में है, तो अगर हम मन से बाहर नहीं निकाले तो बहुत घुटन से होगी। हकीम देशमुख हमारे साथ जुड़ गए। हकीम देशमुख, वो कह रहे हैं भाड़ में गया कानून, भाड़ में गई आचार संहिता, ये उन्होंने पहले बोला है, हम रिपीट कर रहे हैं। क्या लगता है कहीं किस किस को इन्होंने चैलेंज किया है? चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं और प्रत्याशियों के मन में जिस तरीके से ये आचार संहिता का डर रहता है, कहीं न कहीं इसका उल्लंघन हमसे ना हो जाए, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अब नेताओं के मन से जो है ये आचार संहिता, फिर चुनाव आयोग का जो है वो डर कहीं न कहीं निकलता जा रहा है। इस तरीके की जो बातें हैं वो इनके बयानों से स्पष्ट होती नजर आ रही है। जिस तरीके से संजय राउत ने बयान दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम जिस तरीके से कानून है उसका ये तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि बात ये बोलने में भी शर्मनाक है, भाड़ में गया कानून, आचार संहिता को हम देख लेंगे। इस तरीके के बयान जो है उनके तरफ से जो आ रहे हैं, कहीं न कहीं ये अब आचार संहिता को ही चुनौती देने वाली जो बात है वो स्पष्ट हो रही है। हकीम देशमुख, आप नजर बनाए रखें और खास तौर से ये तो नोट करते ही रहें कितने और बयान लोगों के आएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती इसीलिए शायद ये सिलसिला बना रहता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं हीरो से जीरो और जीरो से हीरो होने का वो सिलसिला जिसमें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर अक्सर बड़े बयान आते रहे हैं। इस बार अगर बात करें टाइटल सूट फाइल करने वाले एक शख्स हैं, उन्होंने बाकायदा मुलायम सिंह यादव को और नरसिम्हा राव को कहा है कि वो राम मंदिर के मामले के हीरो हैं। और अगर बात करें उन्होंने आडवाणी और कई लोगों को कहा है क्योंकि उन्होंने धोखा किया था इसलिए वो जीरो हो गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे संजय श्रीवास्तव, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान के मायने किस तरह से देखे जाए, मुलायम सिंह यादव की तारीफ करना किस मायने में देखा जाए, और अगर बात करें नरसिम्हा राव की तो ये दोनों के लिए परेशानी कैसे बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए। संजय श्रीवास्तव, इस बयान को कैसे देखा जाए? त्रिलोकीनाथ पांडे का बयान है ये। बिल्कुल बिल्कुल, त्रिलोकीनाथ पांडे रामलला विराजमान जो पक्ष है उसके पक्षकार हैं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में। तो निश्चित तौर पर त्रिलोकीनाथ पांडे के बयान को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि उन्होंने अयोध्या में जो कुछ भी होता रहा है राम जन्मभूमि मामले को लेकर उसके बेहद ही वो करीब रहे हैं। और अगर उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अब जाकर घसीटा है तो उन पर भी सवाल उठता है कि
कि आखिर अगर उन्होंने इन दोनों का नाम अब इस चुनाव में लिया है तो पहले क्यों नहीं किया। संजय श्रीवास्तव, अगर देखा जाए जिस तरह से उन्होंने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी उस जमाने में हीरो थे, लेकिन अब उन्होंने कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार कर ली है, तो उसका श्राप उनको लगा है, एक तरह से ये बयान है। लेकिन उधर बाबरी मस्जिद के पक्षकार भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक तरह से समाज के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ और पूरे संविधान के साथ धोखा किया है, तो वो भी उनको श्राप लगा है। तो दोनों तरफ का श्राप उनको लगता नजर आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदू धर्म में पुण्य, पाप और श्राप के जो शब्दों की व्याख्या है, अगर उस नजरिए से त्रिलोकीनाथ पांडे किसी शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, और दोनों ही धर्मों के प्रति जिस तरीके का उस समय व्यवहार हुआ या कृत्य हुआ उसको लेकर कटघरे में खड़े करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये समझा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरीके की कोई चीज समाज में विद्यमान जरूर है जिसका खामियाजा व्यक्ति को किसी न किसी समय विशेष में उठाना पड़ता है। लेकिन संजय श्रीवास्तव, एक थोड़ा सा पक्ष हटके भी है। जिस तरह से कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव तब मजबूत हुए जब जो है बीजेपी मजबूत हुई है, और अगर बात करें उन्होंने जिस तरह से कई बार बयान दिए हैं कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर उन्होंने कहा है, तो अगर देखा जाए तो क्या मुलायम सिंह यादव पर्दे के पीछे से इस पूरे मामले को, इस पूरे एजिटेशन को सपोर्ट कर रहे थे? दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे, चाहे बाबरी मस्जिद के अंदर ताला डलवाने की बात हो, मूर्तियां रखवाने की बात हो, या उसके बाद के तमाम मामलों की बात हो, कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं शक के दायरे में, सवालों के दायरे में रही। तो ऐसे में नरसिम्हा राव को हीरो बताने से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए, दोनों के लिए मुश्किलें तो नहीं बढ़ जाएंगी? चुनावी माहौल है चूंकि। बिल्कुल खालिद, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि अगर कांग्रेस को इस वक्त हीरो बनाने की कोशिश हो रही नरसिम्हा राव को, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि मुलायम सिंह ने खुद राम जन्मभूमि मामले में जब गोली चली थी तो उन्होंने उसको लेकर माफी भी मांग ली थी और कहीं ना कहीं खेद जताया था। तो उन्हें भी लगता था कि कहीं एक बड़ी गलती हुई थी जिस वक्त उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। तो इन सब चीजों का अगर इस चुनाव में कोई, यानी बयान भले छोटा हो, लेकिन ये एक बड़ा है, इसके राजनीतिक मायने बहुत अलग अलग हैं। संजय श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरे दो के पंच में हमने कई तरह की चीजें दिखाई, लेकिन नेताओं के विवादित बयान सबसे ज्यादा छाए रहे। लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव आयोग और जो कानूनी संस्थाएं हैं वो क्या कार्रवाई करेंगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दो के पंच में आज इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।